आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय के तह तक जाने वाले हैं। मूल बात यह है कि अगर भारत को वास्तव में एक उच्च आय वाला राष्ट्र बनना है तो हमारे इस विशाल कॉर्पोरेट इंजन को एक बहुत बड़े बुनियादी बदलाव से गुजरना ही होगा। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम स्टार्टअप्स के स्केलअप्स में बदलने से शुरू करेंगे, फिर कॉर्पोरेट ग्रोथ इंजन को समझेंगे, विकास के रास्ते में छिपी हुई बाधाओं पर गौर करेंगे और अंत में डीप टेक सुधारों की रूपरेखा पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, स्टार्टअप्स से स्केलअप्स तक का ये जरूरी सफर। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। सिर्फ शानदार घरेलू स्टार्टअप्स बनाकर खुश हो जाना काफी नहीं है। हमें ऐसे स्केलअप्स चाहिए जो वैश्विक स्तर पर राज करें, यानी ऐसी कंपनियां जिनका खुद का डीप टेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आईपी हो, जो दुनिया भर में दिग्गजों को टक्कर दें और जिनका मुनाफा आसमान छू रहा हो। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना एक बात है, लेकिन अत्यधिक लाभदायक बनना गेम चेंजर है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हमारा कॉर्पोरेट ग्रोथ इंजन, जो भारत में पूंजी निर्माण की मुख्य ताकत है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई में हैरान करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था का 1/3 कैपिटल फॉर्मेशन यहीं से आता है। सालाना $750 बिलियन से ज्यादा का निर्यात, और रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए। अकेले आईटी बीपीएम सेक्टर में ही 54 लाख लोग काम करते हैं। देश के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का आधा हिस्सा इसी सेक्टर से आता है। यही वो वित्तीय ईंधन है जो 7% की जीडीपी ग्रोथ और खवड़ा के 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जरा इस नंबर को देखिए, 25,000 करोड़ रुपए हर साल अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के जरिए। इतनी बड़ी रकम सीधे जमीनी स्तर पर स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने में लगाई जाती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। भाग 3, प्रभुत्व के मार्ग में छिपी बाधाएं। आखिर हमारा ये विशाल इंजन धीमा क्यों पड़ रहा है? इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें अर्थशास्त्र के इस टर्म को समझना होगा, आईकोर यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। आसान शब्दों में कहें तो ये नंबर हमें बताता है कि व्यवस्था में कितनी अक्षमता या इनएफिशिएंसी है। ये नंबर जितना बड़ा होगा, उसका सीधा सा मतलब है कि एक ही काम को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा और मेहनत लग रही है। अब इस ग्राफ को देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। भारत इस समय 4.3 के उच्च आईसीओआर पर बैठा है, जबकि इतिहास गवाह है कि ताइवान और दक्षिण कोरिया ने अपने सबसे तेज विकास वाले दशकों में बहुत कम और कहीं अधिक कुशल अनुपातों के साथ ये मुकाम हासिल किया था। इसका सीधा मतलब है कि हमारी मौजूदा व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लीकेज और लॉजिस्टिक रुकावटें हैं। ये चार्ट एक और खतरनाक असमानता को उजागर करता है। देखिए, कॉर्पोरेट मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल चक्रीय यानी साइक्लिकल क्षेत्रों में फंसा हुआ है। वित्त और कमोडिटीज मिलाकर मुनाफे का 60% हिस्सा खा रहे हैं। ऐसे में हाईटेक, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग या सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों के लिए तो बहुत ही कम गुंजाइश बचती है। और दुनिया जानती है कि असली पैसा तो इन्हीं हाईटेक सेक्टरों में बन रहा है। अब इन विरोधाभासों को देखिए। एक तरफ बैंकों की हालत मजबूत है और कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में निजी निवेश अटका हुआ है। दूसरी तरफ हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 55% ही नौकरी के लिए तैयार हैं, जिससे डीप टेक में टैलेंट की कमी हो गई है। और सबसे बड़ी विडंबना, बड़े कॉर्पोरेट्स के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था की जान यानी एमएसएमई सेक्टर 30 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम ऋण अंतर से जूझ रहा है। इसके साथ ही हमें आज की भू राजनीतिक वास्तविकताओं को भी निष्पक्ष रूप से देखना होगा। आज सप्लाई चेन्स का इस्तेमाल रणनीतिक हथियारों की तरह हो रहा है, चाहे वो चीन का महत्वपूर्ण खनिजों जैसे जर्मेनियम और गैलियम के निर्यात पर रोक लगाना हो, या एप्पल फॉक्सकॉन इकाइयों के लिए इंजीनियरों के वीजा को रोकना। ये ऐसे घटनाक्रम हैं जो वैश्विक व्यापार को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और जिनसे हमें पार पाना ही होगा। तो इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? आइए चौथे और आखिरी भाग पर चलते हैं, डीप टेक सुधारों की रूपरेखा। इस पूरी व्यवस्था के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपग्रेड करने के लिए हमें इस 3 चरणों वाले ब्लूप्रिंट की आवश्यकता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को एक इनोवेशन पावर हाउस में बदलने का एक सटीक ढांचा है।
सबसे पहला कदम है विनियामक सैंडबॉक्स या लाइव टेस्ट बेड्स का विस्तार करना। अभी तक यह ज्यादातर फिनटेक तक सीमित था, लेकिन अब हमें एरोस्पेस, ग्रीन हाइड्रोजन और डीप टेक में इसकी जरूरत है। इसका मतलब है कि नई तकनीक बनाने वाली कंपनियां बिना पुराने कानूनी पचड़ों या भारी भरकम नियमों के डर के अपनी तकनीक का असल बाजार में परीक्षण कर सकें। इससे इनोवेशन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरा अहम बदलाव सीएसआर के तरीके में करना होगा। हमें परंपरागत दान पुण्य से आगे बढ़कर साझा मूल्य पारिस्थितिकी तंत्र या SVE की तरफ जाना होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी ग्रामीण इलाकों में कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क या माइक्रोग्रिड जैसे बुनियादी ढांचा बनाती है जो उनके मुख्य बिजनेस से भी जुड़ा हो, तो उसे वैध CSR क्रेडिट माना जाना चाहिए। तीसरा और बहुत ही रणनीतिक कदम है सॉवरेन टेक टैक्स क्रेडिट। ये निजी कंपनियों को अपनी R&D पूंजी एक साथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि वे विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और औद्योगिक जरूरतों के हिसाब से ओपन सोर्स AI मॉडल और टेक प्लेटफॉर्म बना सकें। अपनी खुद की एक मजबूत तकनीकी नींव तैयार करना बिल्कुल अनिवार्य है। रामनगर में और इस सूची को पूरा करने के लिए कुछ और बुनियादी सुधार जरूरी है, जैसे कि ऐसे औद्योगिक कम्यून बनाना जहां काम, घर और हरित ऊर्जा सब एक जगह हों, ताकि लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो सके। MSME को दुनिया से जोड़ने के लिए एक एक्सपोर्ट मिशन लाना, कस्टम और वेयरहाउसिंग के नियमों को आसान करना और इन सब के लिए पैसा जुटाने के लिए बुनियादी ढांचे वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को और मजबूत करना। इन सब बातों का निचोड़ इस एक सच्चाई में छिपा है। देखिए, हमारे यहाँ 35 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 1 ट्रिलियन रुपए के टर्नओवर का आंकड़ा पार कर लिया है। टर्नओवर बहुत बड़ा है, लेकिन जब बात $10 बिलियन के मुनाफे की आती है, तो सिर्फ एक कंपनी वहां तक पहुंच पाई है। यही वो बारीक अंतर है जो तय करता है कि कोई देश सिर्फ एक विकासशील बाजार बना रहेगा या फिर एक वैश्विक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनेगा। तो आज की इस चर्चा को हम इसे एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारे ये विशाल कॉर्पोरेट इंजन वास्तव में अपने ऑपरेशनल DNA को बदल पाएंगे? क्या हम सिर्फ सस्ते श्रम और पूंजीपति की व्यवस्था से बाहर निकलकर एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं जो पूरी तरह से इनोवेशन पर आधारित हो? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।